चलिए, तो आज एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है? जो टॉपिक है कि नोट्स कैसे बनाना है, आंसर कैसे लिखना है और वहाँ से स्टार्ट करके रियासत के टॉपिक की ओर आएंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन की 8 क्लासेस हो चुकी है। मेकिंग ऑफ छत्तीसगढ़, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़, वो लगभग हमारे समाप्त हो गए हैं। आज हम बात करेंगे रियासत की ओर, ठीक है? रियासत जाने के पहले 3-4 जो विषय है ना, उसको लाना अनिवार्य है, ठीक है? एक पहला है कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है? थोड़ी आवाज आज थोड़ी समस्या होगी, थोड़ा सा आज आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। रख दे उसको, रख दे। सबसे पहले है नोट्स कैसे तैयार करें। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, ठीक है, कि मार्केट की बुक पढ़नी है सर, कि खुद के नोट्स पढ़ने हैं, कि और कुछ, है ना? तमाम प्रकार के प्रश्न ऐसे हमेशा उठते हैं, ठीक है? तो देखो, हमेशा मैं कहता हूं कि संपूर्ण तैयारी तब होती है जब आपके पास एक रेफरेंस बुक हो, ठीक? पहला, कोई एक बुक, दो बुक आपके ऊपर है ना? ये छत्तीसगढ़ जैसा विषय है तो उसमें एक बुक की सारगर्भिता उचित नहीं है बोल पाना, ठीक है? और फैक्चुअल बुक को अपना रेफरेंस बुक बनाना भी एक प्रकार से मूर्खता होगी आपकी, ठीक है? फैक्चुअल बुक का मतलब ऐसे है जिसमें वन लाइनर लिखे होते हैं, उन बुक्स को पढ़ने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उसमें ग्राफ मैप का प्रयोग होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बट वो आपके मेंस के लिए उचित नहीं है, ना ही फैक्ट्स बहुत लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो अच्छी बुक्स का प्रयोग करना है। अब प्रश्न उठता है छत्तीसगढ़ में अच्छी बुक कौन सी है, आप बताएं सर, ठीक है? तो एकदम सीधा सा है, अच्छी बुक कुछ नहीं होती है। समझ रात को दुनिया में कोई अच्छी बुक नहीं है, वो तो पढ़ने वाले के अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक? फिर भी जितनी पुस्तकें हैं उनमें कुछ पुस्तकों का नाम मैं जरूर लूंगा। जैसे ज्योग्राफी है छत्तीसगढ़ की, तो एल एन वर्मा एक अच्छी बुक पे मानता हूं, ठीक है? क्लियर है पहला चीज। दूसरा, जैसे हिस्ट्री की बुक है, तो हिस्ट्री मुझे लगता है कि कल्चुरी वाला जो सेक्शन है ना, और कुछ एक राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश, वो बिहार की बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया है, ठीक है? उसके अलावा हिस्ट्री में देखें तो पैरेलल की जो गुप्त की बुक है वो बहुत अच्छी बुक है अपने आप में, ठीक? चौथी है जो बुक के माध्यम में, वो है जितने भी आपके राजवंश है, राजवंश की अपनी डॉक्यूमेंट्स छत्तीसगढ़ शासन के पास अवेलेबल है, वो सबसे अच्छी बुक है। शायद उसी को रेफरेंस बनाकर ही याद रखेंगे ग्रंथ अकेडमी ने पुस्तकें लिखी है, चाहे वो जो भी ऑथर हो, ठीक है? आर्ट ट्राइब एंड कल्चर क्या है? तो अभी तक आर्ट ट्राइब एंड कल्चर का, ठीक है, कोई एक में वो कोई अच्छा पुस्तक नहीं बना है, ठीक? बट हम दावा कर सकते हैं, या दावा तो नहीं कहे, है ना, वादा भी कह ले, कि अगर आप क्लासरूम के सारी चीजों को अच्छे से पढ़ ले तो आर्ट ट्राइब एंड कल्चर बाहर की जरूरत नहीं है। हालांकि हिस्ट्री में भी जरूरत नहीं, ज्योग्राफी में भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई एकाध पुस्तक आप मुझे कहे कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो बस्तर के इतिहास को लेकर या बस्तर के संस्कृति को लेकर अगर आप प्रश्न पूछ रहा है, तो मुझे लगता है लाला जगदलपुरी की पुस्तक बहुत अच्छी है। मगर वो सब पुस्तक आपको पढ़नी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो आप इतना पढ़ेंगे तो फिर उसी में खो जाएंगे, ठीक? उसके अलावा कुछ है तो टीके वैष्णव की बुक है, अच्छी बुक है वो भी, है ना? और बाकी मैं जो लिखाऊंगा वो है, ठीक? तो रेफरेंस बुक में एक सेगमेंट हम ले लेते हैं कि 3-4 बुक का एक समावेशन देखते हैं। दूसरा है, इस पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है? अब फैक्चुअल बुक, फैक्ट्स वाली कौन सी बुक यूज करें सर, ठीक है? तो फैक्ट बुक के लिए मार्केट की कोई भी बुक उठा लो, ठीक है? सब बुक एक ही जैसी, मार्केट में जितनी पुस्तकें लिखी गई है बिना, मतलब समझिएगा, बिना रिसर्च के, रिसर्च समझते बेटा, बिना उसके अनुभव के जो कॉपी पेस्ट बुक है वो सब एक जैसी है, 1 2 3 4 कोई भी उठाओ, है ना, जो आप जानते हो सब एक जैसी बुक है, तो अलग से किसी का नाम नहीं लेंगे हम, है ना? ठीक, इसको भी रखना अपने पास।
और सबसे ज्यादा जरूरी है वो है क्लासरूम नोट्स। अगर क्लासरूम के नोट्स आपके पास अच्छे हैं तो आपको इन दोनों की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्लासरूम के नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक। तो देखो, ध्यान सुनना चीजों को, हम क्लास में किस तरीके से उसको डील करेंगे और किस तरीके से आपको घर में नोट्स बनाना है, क्योंकि ये संभव नहीं कि जो जो मैं शब्द बोलता हूं पूरा आप लोग लिख पाए, और मेरे लिए भी संभव नहीं कि मैं जो जो शब्द बोलता हूं चीजों को लिखा पाऊं, ये भी संभव नहीं है। तो मान लीजिए हमारे पास एक नोट्स है, ये हमारा एक कॉपी है। जनरली आपकी कॉपी ऐसी रहती होगी, है ना, ऐसे ही वर्टिकल फॉर्म में आपको यूज करना है, ठीक है। इस कॉपी में ये ऐसा आपका मार्जिन बना होगा ऐसे करके, सही कह रहा हूं मैं, है ना, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान सुनना चीजों को। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है ऐसे करके, इसको हमेशा ऐसे क्लोज करके रख दीजिएगा, एक बॉक्स बना दीजिएगा अलग से, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नाम का कोई भी वो आया टॉपिक, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का मानचित्रण, मानचित्रण है ना, मतलब मानचित्रण में क्वेश्चन आ गया कि धान का कटोरा क्यों कहते हैं, ये मैंने क्योंकि पढ़ाया है इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसकी पूरी थ्योरी यहां पे होनी चाहिए आपकी, ठीक। यहां पे छोटा सा मैप बना देना, जैसे यहां पे ऐसे मैं जैसे मैं बना दिया ऐसे ही आप लोग भी बना लेना। अच्छा, मैप में आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, याद रखना, मैप खराब बन रहा है मतलब गड़बड़ है भाई, ठीक। और यहां पर पॉइंट टू पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या होगा, जैसे वो है भूगर्भिक कारण, भूगर्भिक कारण, ठीक है, क्लियर रहेगा। तो भूगर्भिक क्या 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 आ सकता है, तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करके, एक है कडप्पा, एक है धारवाड़, ये सब पढ़ाया हूं मैं, है ना, एक है गोंडवाना, एक है डेक्कन ट्रैप, है ना, ठीक। उसके बाद क्या लिख देना है इसमें सर्वाधिक उत्पादन, तो कट कर देना, प्रकार, धान के तो कितना बताना उसमें तुम लोग, लगभग 24,000 प्लस, है ना, ठीक। कुल क्षेत्र, जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का कितना है आपका, 1,37,900,000 हेक्टेयर, उनमें से कृषि योग्य कितना है, लिख दिए 46.6 LH। अब समझो बात को, देखो ये लिखने का मतलब ये होता है कि जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अपने नोट्स को तैयार करना शुरू करूं तो मुझे अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु, इसको देखकर याद रखेंगे, आपको हमेशा इसके फैक्ट्स याद रखने हैं, और ये पूरी थ्योरी जब लिखेंगे, ध्यान सुनना चीजों को, तो अपनी भाषा में थ्योरी लिखिए, मैं पूरा लिखा रहा हूं अपनी जगह है, आप अपनी भाषा में थ्योरी लिखिए और यहां पे उसको हाईलाइट कीजिए, जैसे यहां पे ऐसे दिखा दिए, ये पश्चिमी सीमांत, पूर्वी सीमांत, ऐसे पूर्वी सीमांत, पश्चिमी सीमांत, पूर्वी सीमांत, ये धारवाड़ पठोर चट्टान, ये गोंडवाना और दक्कन, और ये कडप्पा महानदी। तो ये क्या होगा, ये सिंबॉलिक रूप से आपको हमेशा जीवन भर के लिए याद रहेगा, समझे बात को, ठीक। तो पहला पॉइंट है कि आपके नोट्स को मैं जब देखूंगा तो आप किसी पुस्तक से हूबहू नहीं उतारेंगे, अगर पुस्तक से हूबहू उतार रहे हैं तो आप मान के चलिए पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, एक नया नोट्स मेकिंग फॉर्मूला अपना रहे हो, बस समझ रहे ना, होता ना कि 4 कलर के पेन रख लिए, अब बढ़िया बढ़िया नोट्स बना दिया, अब दिखा रहे सर हमने नोट्स बनाया, मेरे लिए कोई वेस्ट है, नोट जितना सुंदर इतना टाइम पास की हो आप समझे बात को, ठीक। आप अपने तरीके से, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, मुरली सर को समझ आए ना आए, ठीक है, फला लड़के को समझ आए ना आए, कोई मतलब नहीं तुमको, तुम्हें समझ आ रहा है, दैट्स ओवर, समझ गए। तो एक तो ये होगा। अब दूसरी बात, एक और कॉपी यूज करना है, छोटी वाली मतलब समझते हो, एक आती है डायरी साइज में, है ना, उसमें इसकी सिनॉप्सिस बनानी, रूपरेखा, मैं बताऊंगा रूपरेखा कैसे बनता है, ठीक। अब रूपरेखा में मान लीजिए 8 नंबर में पूछा है आपको, तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए, सर 8 नंबर में मेरे पास मान लीजिए 16 लाइन है एग्जांपल दे रहा हूं, 15 लाइन या 16 लाइन मेरे पास है, तो मैं 3 लाइन में सर इसकी ना 3 लाइन में परिभाषा लिखूंगा, है साइड में इसका मैप बनाऊंगा सर, क्लियर रहेगा, ठीक।
उसके बाद याद रखेंगे परिभाषा के बाद 3 लाइन के बाद, ठीक है, 4 लाइन में इसके तथ्य लिखूंगा सर, और अगले 4 से 5 लाइन में मैं इसको पूरी तरीके से प्रमाणित करूंगा। ठीक, कितने हो गए? 12 लाइन, ठीक है। और 4 लाइन में, अगले 4 लाइन में इसका उपसंहार लिखूंगा। क्लियर है? अब देखो, जब परिभाषा लिखना है तो क्या क्या पॉइंट आएंगे वो धीरे धीरे सीख जाओगे आप। ठीक, परिभाषा हमेशा याद रखना मैकेनिकल होना चाहिए। मैकेनिकल परिभाषा उसको कहते हैं, याद रखना, जो रटी उटाई परिभाषा होती है, उसमें चेंज नहीं करना है। समझे बात को? ठीक, और हमेशा शब्दों का चयन अच्छा करना है। तो जब भी कोई भी चीज लिखे तो इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग कीवर्ड। क्या कहते हैं? कीवर्ड। मैं बताऊंगा कीवर्ड्स वगैरह क्या होते हैं। कीवर्ड क्या होता है? जब किसी, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुमको, ये इसी प्रश्न में, भारत के मध्य में अवस्थित छत्तीसगढ़ अपने 7 अलग अलग राज्यों से जुड़कर एक भारत का भू आवेष्टित राज्य के रूप में दिखता है, जो कुल भारत की कुल क्षेत्र का 1,35,192 वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित है, तथा जिसके अंदर में 33 जिले हैं, जिसमें 5 संभाग है। वो जो है हम बार बार ला रहे हैं ना, वो तुम्हारी याद रखेंगे भाषा की कमजोरी को दिखाता है ना? ठीक है, भाषा की कमजोरी को दिखाता है। अब इसको कैसे लिखना है? ठीक, भारत के भू आवेष्टित राज्य छत्तीसगढ़ अपने 1,35,192 वर्ग किलोमीटर के साथ 33 जिलों और 5 संभाग को समाहित करते हुए 4 भूगर्भिक और मध्य कडप्पन महानदी सैल समूह के कारण से एक छत्तीसगढ़ में धान के कटोरे की संज्ञा को परिभाषित या प्रतिरूपित करता है। दैट्स ओवर। मेरे में है, लास्ट में आया, पहले दूसरे वाले में, और पहले वाले में हर एक 3 वर्ड के बाद है आ रहा है। तो याद रखना, पहला सुनने में अच्छा लगा कि दूसरा अच्छा लगा? स्वाभाविक बात है दूसरा। जब आपको सुनने में अच्छा लग रहा है तो पेपर चेक करने वाला भी आप ही की तरह है, कोई याद रखेंगे मंगल ग्रह से नहीं आया है। समझ बात को? दोनों के कंसेप्ट वही थे, मगर भाषा शैली एक उत्कृष्ट थी और एक में अखबारी थी, और अखबारी भाषा कभी भी सिविल सर्विसेज में अलाउ नहीं की जाती। समझ बात को? तो ये 3 चीजें आपके नोट्स में आनी चाहिए। एक तो क्या कहा मैंने, फैक्ट्स का पॉइंट। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूं, ठीक है? ठंडी मेरे को ज्यादा लग रहा है कि है हो सकता, मेरे को लगा कि हो सकता है मैं ही कमजोर हो गया हूं, ऐसा लग रहा था, या बूढ़ा हो गया वो लग रहा है? नहीं? तो देखो, एकांत में कोई दिखाता हूं आपको जिसमें आप लोग को आसान हो जाए। ठीक, ये एकांत भेज दूंगा आप लोग को, ऐसे बढ़िया बढ़िया सेगमेंट के, है ना, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये एक ऑनलाइन में दिखाते, बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। अब जैसे ये नोट्स है, तो ऐसे करके क्या करना है, नोट्स बना देना है मैप में से अलग से छोटा सा। एक तरफ क्या करना है, वैसे ही ये ऐसे टोपोग्राफ में बना देना है। ठीक है, ये तो बात की बात है, क्लियर रहेगा? ठीक, तो नोट्स मेकिंग का एकदम क्लियर है। आप अपनी भाषा में अपनी थ्योरी लिखेंगे जिसमें आपको सुनने में, पढ़ने में आसानी हो। मैं लिखाऊंगा वो तो है ही, है ना, बीच में जो शब्दों का चयन करवाऊंगा आपको, उन शब्दों को बार बार आपको याद करना है। और मैंने कहा ना, छोटी वाली डायरी जैसे सिनॉप्सिस लिखना है आपको। इसी में क्या करना है, अच्छे अच्छे जो शब्द है उन शब्दों का संकलन करना है यहां पर, अल्टीमेटली रटना है उसको, द्विआवेशी द्विआयामी। ठीक है ना? जैसे छत्तीसगढ़ में अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बंदोबद्ध, ठीक है, प्रतिबद्ध, ऐसे कई शब्द जो आएंगे बीच बीच में हमारे बीच में, उनको अलग से लिख के रखना है। ठीक, तो नोट्स में एकदम क्लियर है, हर एक विषय का अपना एक कॉपी। ठीक,
और उसमें थोड़ा छोड़ छोड़ के इसलिए लिखना है कि कल के डेट में कोई करंट की चीजों को हमें अपडेट करना हो तो फिर नई कॉपी ना बनाए, उसी कॉपी पर डिपेंडेंसी होनी चाहिए आपकी। उसी में स्टिकर लगाएंगे, उसी स्टिक आती ना, उसी को लगाएंगे बाद में। अब समझे ना बात को, ठीक? तो नोट्स का क्लियर हुआ आपको। अब दूसरा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आंसर राइटिंग कैसे करें, है ना? हमेशा एक प्रश्न होता है, तो मैं एक काम करता हूं, आपको कुछ ना कंटेक्स्ट बता देता हूं, ठीक है? कि बट थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ी सी बुखार खांसी सर्दी सब एक साथ आ गया है राहु केतु के बरोबर, है ना? ठीक, तो इसको इग्नोर करना आप लोग। चलिए, है ना? ठीक। अब दूसरा पॉइंट आया क्या, आंसर राइटिंग कैसे करना। देखो एकदम सीधा बता देता हूं आपको, आंसर राइटिंग एक सतत प्रक्रिया है। मैं एक बार बोल दूंगा और लिख लोगे, ये संभव नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक बार में लिख कर मैं ज्ञानी बन जाऊंगा, तो या तो फिर मैं मूर्ख हूं या तो आप मूर्ख हैं, अब मैं तो हूं नहीं, है ना? ठीक है, तो एक और पॉइंट आ गया, ठीक? क्लियर रहेगा? तो ये सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया क्या है, जितने बार लिखोगे उतने बार इंप्रोवाइजेशन होगा, क्योंकि परफेक्ट उत्तर दुनिया में कोई नहीं लिख सकता है। मैं जब आंसर चेक करता हूं, मैंने आज तक 8 में 8 किसी बच्चों को नहीं दिया है। अब मैं जब चेक किया हूं तो आज तक किसी बच्चों को मैं 100 नंबर से ऊपर भी नहीं दिया, 200 में, ठीक है? तो इसीलिए परफेक्ट आंसर कभी नहीं होता है। पहले 1 नंबर आएगा, फिर 1.5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 2.5 नंबर, फिर 3, 3.5, 4, 4.5 तक लाएगा मैक्सिमम आदमी, है ना? ठीक, तो इस चीज को और याद रखना। तो कई बार आप लोग पूछते हो ना कि सर परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, तो दुनिया में कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट यह है कि उसे लिखने की शुरुआत कैसे करनी है, ये भी प्रश्न उठता है, ठीक है? तो देखो, कोई भी प्रश्न जैसे आया आपके पास, सबसे पहले कंटेक्स्ट देखा करो। कंटेक्स्ट समझते क्या होता है? ये ऑनलाइन लोग को पूछते चलता हूं भाई, ये तो नाराज हो जाएंगे हमारे बच्चे। ऑनलाइन बेटा क्लियर हो रहा है ना? जवाब देते चलना भाई, है? जवाब नहीं दोगे तो कैसे बनेगा? मैं कंटेक्स्ट भी आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, एक सेकंड ना, ये पीडी के माध्यम से दिखा दूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। चलिए, क्लियर है ना? गुड। चलिए, तो एक एक करके मैं बताते चलता हूं आप लोग को, ठीक? ये दिखाते जाऊंगा तो आपको क्लियर होते जाएगा। चलो लिखते जाओ, है ना? प्रश्न के निर्धारण और उसको लिखने के, प्रश्न का निर्धारण और उसे समझने का तरीका, ऐसे लिखते हैं इसको, है ना? ठीक है, समझने का तरीका, ठीक? अब देखते हैं क्या करके, जैसे हम लोग कहते हैं कंटेक्स्ट, क्या कहते हैं? कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट क्या होता है पहले समझो। कंटेक्स्ट जो होता है, हमेशा याद रखना, जो प्रश्न के पीछे दिया होता है, व्याख्या करें या विवेचना करें, समझनात्मक टिप्पणी करें, आलोचना करें, सुना है कभी आपने? संदर्भित करें,
लिखे, वर्णन करे, दर्शाए, और हर किसी का मतलब अलग होता है। ठीक, मतलब ये कभी जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा लिखा जाए, एक जैसा पढ़ा जाए। जैसे मैं एक एक करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए आपके प्रश्न में पूछा है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेक्स्ट, तो ये छोड़ दो इसको, है ना। अब एक पहला प्रश्न पूछा है आपको, मान लीजिए कि कमेंट कीजिए। कमेंट मतलब टिप्पणी करे, साथ में लिखते चलना बेटा, है ना। टिप्पणी करे ऑनलाइन वालों को बड़ा समस्या होगा, वो छींक आ रही होगी बेटा, कान में बज रहा होगा तुम, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आज। ठीक, तो इसमें जैसे एक प्रश्न पूछा है, मान लीजिए एक प्रश्न मान लीजिए है कोई भी, जैसे छत्तीसगढ़ में अरे लिखना नहीं, प्रश्न नहीं लिखने का तो सुनना है, हर चीज को लिखते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जलवायु समतुल्य सर्वश्रेष्ठ जलवायु की श्रेणी में आता है। टिप्पणी करिए, कंसेप्ट समझे। ठीक, दुनिया के सबसे अच्छी जलवायु में छत्तीसगढ़, जैसे देखो इतनी स्वच्छ जलवायु में रहता हूं मैं कि मेरी तबीयत हमेशा खराब होती है यहाँ पर, ठीक है ना। बाहर निकलो धूल, सड़क में जाओ गड्ढा है, रोड में जाओ तो पाए 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 पाए, हॉर्न बजाते, जैसे हॉर्न बजाने से गाड़ी उड़ जाएगा वैसे ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, ठीक है। इधर देखो कचरा, उधर देखो गंदगी, है तो ये तो है स्थिति, तो तबीयत कैसे खराब ना हो, इसे बताओ, है। चलो कोई बात नहीं। तो देखो मैंने पूछा कि सर्वश्रेष्ठ जलवायु में छत्तीसगढ़ की जलवायु है, टिप्पणी करें। टिप्पणी का मतलब ही है अपना दृष्टिकोण दिखाना, अपनी राय रखना या अपने विचार रखना। समझ रहे बात को। मतलब टिप्पणी करने का मतलब आपको एज इट इज डेफिनेशन नहीं लिखना है, आप क्या सोचते हैं वो लिखना है। ठीक, तो जैसे मैं सोच रहा था कि मैं जैसे सोचा कि अब यहाँ पे अच्छा टिप्पणी करें मतलब अच्छा लिखना पड़ेगा आपको, राय रखनी है आपको, तो क्या कहेंगे, जी हाँ जी हाँ, तो नहीं यूज करेंगे, छत्तीसगढ़ में कैसे लिखेंगे, भू आवेष्टित एवं अंतरराष्ट्रीय अवसादों से मुक्त छत्तीसगढ़ अपने हरित राज्य के संज्ञा के कारण 44.21% पेड़ों के वनाच्छादन एवं एवं ठीक है वातावरणीय अनुकूल व्यवस्था, कम घनत्व क्षेत्र और नदियों के समावेशन के साथ साथ पर्वतों और पठारों के सभी तरीके से आच्छादन के कारण छत्तीसगढ़ को एक स्वच्छ जलवायु का क्षेत्र माना जा सकता है। इसे जांचने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को क्रमानुसार वर्णित किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप समझे बात को। टिप्पणी मतलब समझ रहे ना बात को। टिप्पणी का सीधा सा उदाहरण है कि टिप्पणी मतलब राय रखना, अपना दृष्टिकोण रखना, अपना विचार रखना। इसमें कोई कहीं पे लिखी हुई बातें नहीं लिखना है। आप समझे बात को। क्योंकि जब जब आप याद रखेंगे रटी रुटाई चीजों को लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा दू में, कभी 1 नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, है ना। कैसे लिखना है पैटर्न में भाग बताते चलूंगा आपको। ठीक, तो पहला पॉइंट ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ऑनलाइन आपको भी भेज दूंगा। ठीक, टिप्पणी का मतलब क्या है बेटा, सीधा सीधा बात है, अपनी विचार रखना। अब देखो एक पूछता है क्रिटिकली एनालिसिस, सॉरी क्रिटिकली कमेंट्स। क्रिटिकली कमेंट्स मतलब होता है, याद रखेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कई बार समालोचनात्मक। हिंदी बहुत अच्छी नहीं है मेरी भी, है ना। कैसे पढ़ते उसको, समालोचनात्मक जी। अब समालोचनात्मक का मतलब होता है, क्रिटिकल कहने का मतलब कभी भी निगेटिव लिखना है, दोनों को दिखाना है, सकारात्मक नकारात्मक। मगर संदर्भित जो उदाहरण आपका आएगा, मतलब सॉरी आपका उपसंहार आएगा, उपसंहार किसको बोलते हैं, सबसे लास्ट में लगता है, वो हमेशा सकारात्मक आएगा। ठीक है, बीइंग
एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, आप किसी भी स्थिति में नकारात्मक पृष्ठभूमि के व्यक्ति नहीं हो सकते। और इसलिए जब उत्तर का आप अंतिम पैराग्राफ लिखते हैं तो सजेशन मतलब सुझाव और आगे की राह के आधार पर लिखा जाता है। और जीवन में आगे की राह और जो फ्यूचरिस्टिक गोल क्या होना चाहिए, सकारात्मक कि नकारात्मक है। जैसे यहां से जैसे मान लीजिए तुम लोग घर जाते रहते हो तो ये सोचते हो क्या है कि ढेला भापड़ जहां का, ऐसे नहीं सोचते ना, ये सोचते हो अरे यार अच्छा कहीं पे कुछ खाने का मिल जाता खा लेता है। और घर पहुंचू गर्मा गर्म मम्मा जो है खाना बनाई रही तो तुरंत खा लिए है। और उसके बाद याद रखेंगे वो कोई दोस्त आया था घूमने चले जाते, सकारात्मक आता है ना तुम लोग को फ्यूचरिस्टिक चीजें कि ऐसे आता निगेटिव है। वो दोस्त झपाया था कहीं पर, मैं याद रखे कहीं ठेला में ऐसे करके झपाया था, ऐसे आता है क्या, नहीं ना। तो एग्जैक्टली जब समर्थनात्मक होता है तो उसका मतलब होता है अंतिम बिंदु हमेशा क्या होनी चाहिए, सकारात्मक। बट हाँ दोनों को बैलेंस करने के लिए रखना पड़ेगा। जैसे यहां से तुम गए तो कैसे नहीं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊंगा है, जब कोई हॉर्न दे के कट मारने की कोशिश करे मैं साइड हो जाऊंगा, तो ये क्या है नकारात्मक बिंदु है। परंतु सकारात्मक क्या है, इसी बीच में तुम मैं साइड हो जाऊंगा, है ना। एग्जैक्टली अब ये क्वेश्चन वही आया फिर छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे अच्छी, देश की सबसे अच्छी जलवायु राज्य के रूप में दिखता है, समालोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक, अब देख इसमें पहले वही शुरुआत कर दिए बेटा, जो डेफिनेशन है सामान्य सा, एक तरफ फिर पॉजिटिव लिखना है। अब पॉजिटिव बताया क्यों, अब फिर नेगेटिव क्या है, अत्यधिक कृषि निर्भरता के कारण से वृहद बेरोजगारी, अत्यधिक कृषि निर्भरता के कारण से निम्न औद्योगिकरण, अत्यधिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भरता, चौथा ठीक है वन आच्छादन के कारण से, वन आच्छादन और नेचुरल रिसोर्सेज के आच्छादन के कारण से ठीक है औद्योगिक रुग्णता। आप समझे बात को। पर बाद में क्या कहना है, इसी को क्या करना है, सतत विकास की श्रेणी में जोड़ देना है। मैं कुछ अच्छे अच्छे शब्द यूज कर रहा हूं, आपको कुछ चीज समझ भी नहीं आएंगी अभी, ठीक है। आप सतत विकास कैसे कर देंगे कि भूत के परिलक्षणों से सीखकर स्वर्णिम भविष्य की रचना के लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संरक्षण की नीति को अपनाया है, इसलिए छत्तीसगढ़ भारत के सर्वश्रेष्ठ जलवायु राज्य के रूप में अवतरित होता है। आप समझे बात को, ठीक। ये एकदम से नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूं एकदम से नहीं आएगा। और मैं हमेशा कहता हूं बेटा सीजीपीएससी या यूपीएससी एक सतत प्रक्रिया है ना। एक दिन में ना तुम मुरली सर बन जाओगे और ना मुरली सर एक दिन में याद रखेंगे लक्ष्मीकांत सर बन जाएंगे। कौन, एम लक्ष्मीकांत है, सबका एक समय आएगा ना, ठीक है। क्लियर है, आप समझे बात को, ठीक। अब ध्यान सुनना इस चीज को, क्लियर है भैया, ये क्लियर हुआ। तो प्रश्न कैसे आएंगे मैं बताया तुमको, क्रिटिकली कमेंट और सिर्फ कमेंट। कमेंट में क्या कह रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, कमेंट में क्या होना चाहिए, राय रखनी है, ठीक है, अपनी विचार रखना है, सोच रखनी है अपनी, सोच मतलब थिंक, इसलिए थिंक है ऐसा ना, ठीक, सोच का ही नाम है थिंक, है ना। और उसके बाद क्रिटिकल में क्या कहना है, दोनों, ठीक। दूसरा पॉइंट होता है बेटा इसी में, ठीक है, वो है आपका जब आप लिखते हैं आंसर को तो एक क्या बताया मैंने तुमको, इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। पढ़ाऊंगा तो कुछ भी हो जाए आज, है ना, ठीक। ये देख बेटा इधर देख, क्लियर है। जब भी इंट्रोडक्शन की बारी आएगी मूर्खो याद रखना, अच्छा मूर्खो बोलूंगा तो तुम लोग उसको बुरा मत मानना ना, मैं बच्चों को मूर्खो ही बोलता हूँ, ठीक है। तुम लोग होते हो मूर्ख इसलिए, ठीक, क्लियर है ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन आएगा वो हमेशा थ्योरी में होगा, किस में होगा, थ्योरी में। और ध्यान रखना थ्योरी 3 लाइन से ऊपर बोझ दिखता है, बड़े पैराग्राफ का प्रयोग हमेशा अनुचित माना गया है। क्लियर है भैया, हमेशा क्या कहना है, 3 लाइन में एकदम कम शब्दों में अपनी बात को पूरी करने हैं। इसी को कहते याद है कीवर्ड इंजीनियरिंग, क्या कहते हैं, कीवर्ड इंजीनियरिंग। अब कीवर्ड इंजीनियरिंग क्या होता है, मैं कुछ शब्दों को इंग्लिश में लिखूंगा, चलेगा, है ना, ठीक।
अब कीवर्ड इंजीनियरिंग क्या है, देखो जैसे एग्जांपल दिया मैंने आपको कि चलो बताओ आप कि अपनी अपनी परिचय दीजिए, तो क्या बोलोगे? अरे बोलो, सामान्य से बोलो, ऑनलाइन भी आप लोग बोलो, अपनी मम्मी को बैठा के बताओ उनको कि परिभाषा है क्या, परिचय कैसे दिया जाता है। चलिए बोलिए, फिर मैं ऐसे बताऊंगा तुमको कि कीवर्ड इंजीनियरिंग के माध्यम से हम चीजों को छोटी कैसे करते हैं। चलो बताओ। अब वो देखो, मेरा नाम वैसे बहुत पुराना हो गया है ना, तो क्या कहेंगे, मैं XYZ निवासी दुर्ग, या जो भी जगह से आते हो तुम, निवासी दुर्ग, बीटेक फला इंजीनियरिंग के साथ कुल 8.6 CPI के माध्यम से उत्तीर्ण हुआ तथा वर्तमान में मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के अंतर्गत थिंक IAS का एक अभिन्न अंग हूं। अब इसको ये है क्या, कम शब्दों में अपनी बातों को रखना। अब उसके लिए क्या चाहिए, उत्कृष्ट शब्द। क्या चाहिए, उत्कृष्ट शब्द। अब उत्कृष्ट शब्द कैसे आएगा कि कई बार होता है ना, अनेक शब्द के एक अर्थ। कई वाक्य को क्या करते हैं, कम शब्दों में लिखते हैं। ठीक, अब जैसे एक एग्जांपल है, क्लास में सबसे पहले ये लड़की आई, फिर ये लड़का आया, फिर ये लड़का आया, फिर एक एक करके बैठे, अब बैठने के बाद मुरली सर आए, अब मुरली सर आए, फिर उसके बाद माइक ऑन करके क्लास स्टार्ट किए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एकाएक छात्रों के आगमन के उपरांत मुरली सर के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ किया गया। अब समझे बात को, ये एक 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 के बदले एकाएक लिख दिया मैं। इसको बोलते बेटा कीवर्ड इंजीनियरिंग। ठीक है, वो एक एक करके मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक करके ही आएगा, एक साथ एक दिन में अगर सोचेंगे तो संभव नहीं है ना। ठीक, तो पहला हमेशा क्या करना है, इंट्रोडक्शन हमेशा किस में रखना है, कम शब्द में, एकदम शॉर्ट में और कीवर्ड के साथ में। ठीक, दूसरा होता है मेन बॉडी। मेन बॉडी जब भी बनानी होगी आपको, तो मेन बॉडी को हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ जोड़ना है। अब क्या होता है उसको समझाया, तो तुमको रुको। जो आप थ्योरी लिख रहे हो उसको आप किसी ग्राफ में दिखाओ, चाहे ऐसे ग्राफ बनाओ या पाई चार्ट बनाओ, क्लियर है, या ट्रायंगल फॉर्म में बनाओ, या आप टोपोग्राफ बनाओ। ऐसे टोपोग्राफ समझते नहीं बेटा, ऐसे करके जानते हो ना, जैसे बांट देते हैं अपन इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से इसको आपको क्या करना होगा, जो थ्योरी है उसी चीज को आपको ग्राफ के माध्यम से दर्शाना है। कहां दर्शाएंगे, जैसे ये मेरा कॉपी है, अच्छा ऐसे तो नहीं आएगा कॉपी जो है ना, ऐसे आएगा मान लीजिए। नहीं आया जी, ये 3 लाइन में लिख दिया था तुमने, कौन सा, डेफिनेशन को। यहां पे आप ग्राफ बनाओ और ग्राफ के साथ यहां पे थ्योरी लिखो, और थ्योरी बुलेट में होगा, ध्यान रखना, समझे बात को। ठीक, ये थ्योरी लिख दिए ना, ये बुलेट में आएगा, बुलेट मतलब पॉइंट वाइज आएगा। ठीक, और यहां पे क्या करेंगे, अलग से ग्राफ दिखाएंगे। इसके बाद लगेगा ग्राफ के बाद, सुनना मेरी बात को, तो इसके बाद टोपोग्राफ बना देना ऐसे करके, 1 2 3 4 का धारवाड़, कड़प्पा, दक्कन ट्रैप और गोंडवाना। ठीक, यहीं पर आंकड़े लिख देना और इसी को लास्ट में याद रखेंगे, कंक्लूड कर देना। कंक्लूड मतलब क्या होता है बेटा, उपसंहार। अब समझा आपको, आपके हर आंसर को मैं ऐसे ही देखूंगा, पहले थ्योरी, फिर मेन बॉडी में बुलेट्स, पूरा बुलेट्स में लिखना है। कोई दुनिया कोई ताकत भी कहे ना थ्योरी लिखना है, तो उनको बोल देना तू अपने पास रख ज्ञान को। नहीं समझो आपको, आपको बुलेट में ही लिखना है। और उसके बगल में क्या करना है आपको, ये चार्ट वार्ट में बताऊंगा, सिंबल्स, इसको सिंबल्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, सिंबल्स। सिंबल्स मतलब समझते हो बेटा, सिंबल ना, क्या बोलते उसको, चिन्ह, ऐसे बोलते ना, हाँ ऐसे जो भी है सिंबल्स लगाना। और सिंबल्स के बाद यहाँ पे ग्राफ बनाना। क्या बनाना, ग्राफ, जिसे टोपोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, टोपोग्राफ। और टोपोग्राफ के बाद क्या करना है, यहां पर अपना कंक्लूजन लिखना है, इसको थ्योरी में लिखना। आपका उत्तर सबसे परफेक्ट उत्तर कहलाएगा। आप समझे बात को, ठीक, क्लियर रहेगा। तो ये वाला समझ आया पूरा आपको, बढ़िया बात। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, इधर देखो बेटा, है ठीक, देखो जैसे मैंने लिखा है यहां पर मेन बॉडी को कैसे कैसे लिखना है, हिंदी में दिखाया तो हिंदी में कैसे लिखा हूं। परिचय कैसा होना चाहिए,
विषय से संबंधित संक्षिप्त और उपर्युक्त परिचय से प्रारंभ करें। जैसे क्वेश्चन दिया है ना तुमको, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों कहते हैं, ठीक है, तो फिर से रिपीट मत करना। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है, अरे कौन फिर सब पूछेगा उस तेरे को, अधिकतर 99% लोग ऐसे लिखते हैं, नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है, सीधा लिखना धान के कटोरे की संज्ञा के पीछे के कारण, ऐसे टाइप से समझ रहा आपको। प्रश्न को कभी रिपीट नहीं करना है अपने उत्तर में, ठीक। तो दूसरा है उपर्युक्त परिचय दे, यदि आवश्यक हो तो मुख्य अवधारणा या शब्द को परिभाषित करें। ये धान का कटोरा क्या है वो परिभाषित करो, समझ रहा आपको। मतलब कोई भी क्वेश्चन से उसके मूल जो तत्व है ना, तत्व को परिभाषित करो। जैसे एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए एक एग्जांपल, ठीक है, छत्तीसगढ़ को भू अवस्थित राज्य की संज्ञा दी जाती है, इसके पीछे के संदर्भ को विस्तार पूर्वक परिभाषित करें। तो यहां पे सबसे मुख्य शब्द क्या है, भूआवेष्टित। पहले भूआवेष्टित को परिभाषित करो, आप समझे बात को। शब्दों को पकड़ना, क्वेश्चन से जो दिया हुआ है उसमें मूल तत्व क्या है, मूल तत्व को पकड़ना पहले अनिवार्य है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि पिछले वाले सैटरडे में तुमने सबने टेस्ट दिया, एक ने भी अच्छा नहीं लिखा है, सब ने वाहियात आंसर लिख के, मुझे वाहियात नहीं था वो मेरी नजर में था, है ना, मैं तुमको उस लेवल पे देखना चाहता हूं, ठीक, क्लियर है। अब दूसरा, ठीक, ध्यान सुनना चीजों को है, ठीक। यदि आवश्यक हो, प्रासंगिक क्या है, जैसे संवैधानिक, कानूनी, नीतिगत और समसामयिक की घटने से जुड़ाव, तो कैसे लिखते हैं बेटा, देखो जब प्रश्न कहीं आएंगे ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या है, एकाध, जैसे एग्जाम्पल है, भारत में प्रति हर एक व्यक्ति को अपनी बातों को रखने, स्वतंत्र विचार रखने और प्रदर्शन करने की छूट दी गई है, ठीक है। इस कथन को परिभाषित करें, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर एवं अनुच्छेद 21 की राइट टू लाइफ अर्थात जीवन जीने के अधिकारों के मूल तत्वों के अंतर्गत, आप समझे बात को। शुरुआत कैसे करनी है, आप समझ रहे हो, कोई एकाध स्टेटमेंट लो, कोई घटना ले लो, कोई विषय ले लो, किसी के जजमेंट ले लो, किसी के कथन ले लो, आप समझे बात को। जैसे एक और एग्जांपल, ठीक है, भारत के पिछड़ने का मूल कारण गांव के पिछड़ने और गांव में औद्योगिकरण और सेवा क्षेत्र का पिछड़ना मूल कारण हो सकता है, इस कथन की विवेचना करें। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, बड़े प्रश्न है, मान लीजिए 15 नंबर वाले, कैसे करेंगे इसको। तो कैसे लिखता है, किसी भी देश के विकास की धुरी उसके गांव से निकलती है। महात्मा गांधी जी के इस कथन से इस बात को परिभाषित किया जा सकता है, आप समझे बात को। मतलब ऐसे सीखना पड़ेगा तुमको, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट के वर्डिंग, केस स्टडीज या जजमेंट, या हमारे जो स्कॉलर्स है, जैसे नेहरू जी है, अटल साहब है, ठीक है, या कलाम साहब है, या महात्मा गांधी जी है, ठीक है, ज्योतिबा फुले है, ऐसे नाम सुने लग रहे ना। इन लोगों के कथन के आधार पर भी कई बार बड़े प्रश्नों को डील किया जाता है, ठीक है। मेरा प्रश्न की अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग होता है ना बेटा, ऐसा नहीं कि सब प्रश्न में ऐसे लिख देंगे तो, है ना, ठीक। दूसरा, मेन बॉडी हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो देखो मुख्य भाग में हमेशा का कहा मैंने आपको, यदि क्वेश्चन पूछा है टिप्पणी करे, क्या पूछा है, टिप्पणी करे, तो स्पष्ट रूप से अपना दृष्टिकोण या मत रखना है। अपना दृष्टिकोण मतलब आप क्या सोचते हो, मैं बार बार कहता हूं। चलो एक एग्जांपल, भारतीय राजनीति पे एक टिप्पणी करे तो क्या सोचते हो बताओ, चलो बोलो, आज सिखाऊंगा ही बाबू तुम लोग को रे, भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करो, ऑनलाइन आप लोग बोलो बेटा, है ना। मैं चाहता तो मुझे एक कॉलर माइक आती है, सॉरी कार वाली बाइक आती है जिसमें आप लोग सुन सको, मगर उसमें हमिंग इतनी ज्यादा होती है ना कि मेरा
ब्रेन और कान दोनों खराब हो जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे मतलब बैठक बोलो भाई। भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करें। मतलब बहुत, भारत में राजनीति और क्रिकेट तो इतना आसान शब्द है कि एक रिक्शा चालक भी बताया था कि सचिन तेंदुलकर ऐसे कट मारना थी कि आउट नहीं होता। इतना कॉमन चीज है हमारे यहाँ। तो कहते हैं ना कि अगर आप कहते हैं कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी और राजनीति से देखा, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूं, मतलब दुनिया के सबसे बड़े राजनीति करने वाले व्यक्ति तुम। समझे बात को? ठीक, हाँ चलो बताओ। अरे एक प्रश्न पूछा है मैंने, उसी से उत्तर मैं यहां से निकालूंगा। देखो तो बोल बोल बोल। भारतीय राजनीति पर टिप्पणी करो, बता। है बेटा, तुम जो सोचते हो वो लोग लिखो। ठीक, तो ऐसे नहीं लिखना है। कैसे सकारात्मक लिखना है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में आपके जुडिशरी, आई मीन न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत राजनीतिक आधारों सहित भारत की संविधान, भारत के नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार का मूल तत्व उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाली प्रक्रिया को हम राजनीति कहते हैं। आप समझे को? मैं पूछा था तुमको जानबूझ के राजनीति की, तुम बताओ बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, बट यहां पे तुम्हें किसी व्यक्ति विशेष, क्षेत्र, समूह, जाति, धर्म को इंगित नहीं करना है। समझ आया तुमको? ठीक, टिप्पणी का मतलब तुम क्या सोचते हो। अब तुम्हें पूछा, मान लीजिए राजनीति क्या है, ठीक है, तो तुम लिख दे कमल का फूल, हाथ का पंजा, राजनीति है। वो राजनीति नहीं है, वो तो उसके एक छोटे से क्या है, प्यादे हैं। राजनीति बहुत बड़ी है। अब समझे बात को? क्लियर रहेगा? चलो बढ़िया, समझ आया बेटा? ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा है, अपने मत का समर्थन करने के लिए लॉजिक, आंकड़े दो, उदाहरण दो। ठीक है, अब मैंने अभी राजनीति का कहा था, तो तर्क क्या होगा? दुनिया में 145 करोड़ जनसंख्या के साथ 100 करोड़ लोगों को मत देने का अधिकार, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये तथ्य है ना, तब तो तुम अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हो ना। कुछ उदाहरण दो, समझो बात को? अब यही पर जब आपको क्रिटिकल बोल दे, ठीक, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु भी दे रहे हैं। ठीक, तो नकारात्मक में कैसे हो जाएगा? ठीक है, जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के आधार पर चुनाव और चयनित उम्मीदवारों की अपनी अभिरुचि लोकतंत्र को समाप्त करने की राजनीति का मूल उदाहरण हो सकता है। यथा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक शब्द जरूर कहा था कि भारत में लोकतंत्र तब तक रहता है जब तक चुनाव होते हैं, और चुनाव के बाद ये लोकतंत्र राजतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। ये तब आएगा जब हमको क्रिटिकल एनालिसिस कर, आप अपने शब्द नहीं देना है। जब निगेटिव बोलना है, क्रिटिसाइज करना है, तो आपके शब्द नहीं होने चाहिए, किसी और के शब्द होने चाहिए। और किसी और का शब्द का मतलब नहीं फेसबुक में किसी ने बोला है उसको लिख दिए। समझा आपको? किसी और का मतलब गांधी जी हो गए, बड़े नेता जो है हमारे, बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं, हमारे बुद्धिजीवी हैं, जिनको हम मानते हैं बहुत ज्यादा। भाई इस दुनिया में गांधी से बड़ा कोई स्कॉलर हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति याद रखें गांधी को क्रिटिसाइज करता है, वो या तो याद रखें मानसिक रोगी होगा, ये याद रखेंगे राजनीतिक रूप से लोभी होगा, तभी वो आदमी गांधी को क्रिटिसाइज कर सकता है। ठीक है, जिसने गांधी को पढ़ा नहीं वही गांधी को क्रिटिसाइज करेगा सर। ठीक, अब समझे बात को भाई, है ना? तो क्रिटिकल एनालिसिस, कमेंट और कमेंट में बहुत सिंपल सा अंतर है बेटा। ठीक, अब तीसरा बात, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, निष्कर्ष कैसे लिखते हैं? निष्कर्ष में मैं हमेशा कहता हूं कि एक भविष्य दृष्टि विषय होना चाहिए। भविष्य दृष्टि का मतलब यह होता है हितेश, जब आप अपने फ्यूचर गोल के लिए कोई चीज तैयार करते हैं उसको भविष्य दृष्टि कहते हैं। आपके सपनों का भारत, कंक्लूजन क्या होगा? या हमारे सपनों का भारत का कंक्लूजन क्या होगा? कोई क्रिटिसाइज करोगे उसमें? नहीं ना। हमारे सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अच्छा,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छा? कि आइसक्रीम फोकट में मिल जाए सर, है लंबार्गिनी मिल जाए घर में बैठे बैठे, पढ़ने की आवश्यकता मत पड़े, सीजीपीएस से इसी निकल जाए सर, बिना कहे आपसे दिन भर आपका सुनते रहेंगे हम लोग, है तो सपना भारत कैसे होगा? समतुल्य समानता और एकता के साथ बंधुत्व और प्रेम के धारा और गंगा जमुना की तहजीब के साथ एक देश, एक विचार, एक सोच के अलावा ठीक है, गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की उन्मुक्ति के साथ सतत विकास के साथ स्वर्णिम सुख की अवधारणा ही एक स्वर्णिम भविष्य का भारत कहलाएगा। और आप समझो बात को, तो हमेशा सकारात्मक दृष्टि रखना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कंक्लूजन होगा, उपसंहार होगा, उपसंहार सदैव कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। सुझाव जरूर देना है मगर सकारात्मक सुझाव। मैंने लिखा ना वहां पर गंगा जमुना तहजीब, क्यों लिखा? क्षेत्रवाद, जातिवाद, धर्मवाद से उठे हम लोग और देश के लिए लड़े, किसी दल, पार्टी, क्षेत्र के लिए नहीं। ठीक, क्लियर है? दूसरा, उपाय देना है आपको, आपके शब्दों में आ जाने चाहिए उपाय। सुझाव वही है, प्रयास होने चाहिए, क्षमता विकास, ये एक ही शब्द में हमने बता दिया आपको, है ना? ठीक, क्लियर हुआ? तो अब समझ आया आपको? ये लिख पाओगे आज के बाद ऐसी? हाँ या ना? लिख लेंगे ना? हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ रहना है, हाँ सर कर लेंगे। ठीक है, जब दूसरे कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते? ऐसा बोलो ना भाई। तो ठीक, अब समझ आया बेटा? अब बोनस टिप्स में आपको नंबर कहाँ ज्यादा मिलते हैं? लिखते सब ऐसी है, तो नंबर कहाँ मिलते हैं? तो एक नंबर में ज्यादा बढ़ता है बेटा आपका वो ग्राफ बनाने से, दूसरा है भाषा के चयन से, ठीक, तीसरा है आपके जो सिंबल, जो प्रतीक चिन्ह लगाते हैं ना उससे, चौथा है सुंदर हैंडराइटिंग से, और पांचवा है आपके पेपर में बिना काट छाट के एकदम स्पष्ट लिखते उससे, और छठवा है कि कोई भी अननेसेसरी जो स्टफ्स वाले मुद्दे होते हैं, जैसे बिना मतलब के जिसका कोई सेंस नहीं है उसको लिखने की कोशिश करोगे तो फिर वो नंबर कटेगा। तो बिना सेंस वाला कोई शब्द नहीं डालना है। और छठवा है, सातवां जो भी है, कीवर्ड्स, अच्छे शब्द, बस यही याद रखना, इसी में नंबर मिलता है। फिर गलत नहीं आता है ना तुमको उत्तर, और अगर ये टेक्निक है तो नंबर मिलता है। अब नाम नहीं लूंगा मैं कई बच्चों का, अभी इस बार टॉप की ना जिस बच्चे सबके आरटीआई पर आए हैं मेरे पास, है ना, उन लोगों ने सिर्फ इसी का काम किया है, उनको पता ही नहीं था क्या है उत्तर, मगर लिखना है अच्छे से लिख दिया है, टॉप कर दिए हैं। क्लियर रहेगा, है ना? चलो, तो ये समझ आया पहला चीज, स्पष्टता के साथ शीर्षक और उपशीर्षक का प्रयोग। ठीक, दूसरा है बेटा मुख्य शब्द और वाक्यांकों को रेखांकित करना। रेखांकित करने का मतलब होता है अंडरलाइन करना। ठीक, अंडरलाइन करने के लिए क्या करना बेटा, याद रखना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, छोटी वाली स्केल जो आती है ना 12 इंच वाली, उसको और 20 से काट देना। तो अगर इतनी बड़ी 6 इंच की, उसको छोटा सा रखना, फटाफट ऐसे अंडरलाइन करना, पूरा पूरा नहीं करना है। जो एकदम ऐसा शब्द दिए हो जिसको तुम चाहते हो कि इंटरव्यूअर सॉरी इवेल्युएटर जो है चेक मेरे उस शब्द को देखे, तो अंडरलाइन करते हैं, इसका मतलब यह है कि तू देख मैंने लिखा है। अब समझो बात को, क्योंकि इस बात को समझना कि जो भी इन्विजिलेटर है, इवेल्युएटर है, वो आपके पूरे प्रश्न को ऐसे पढ़ने वाला नहीं है, उत्तर को आपको उसको खींचना पड़ेगा कि तू पढ़। तो कैसे दिखेगा? अंडरलाइन बनाओगे तो दिखेगा ना। क्लियर है? तीसरा है कुछ वाक्यांशों को रेखांकित करना। ठीक है, रिपोर्ट का उल्लेख करना, मैं बताया था तुम लोग को, कोई जैसे अभी गांधी जी का कथन दे दिया मैंने, कोई आर्टिकल का मैंने उल्लेख कर दिया, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दिखा दिए, उन सब चीजों से उत्तर की जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब समझो आपको, जैसे तुम लोग ये इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के क्यों आए हो? प्रश्न ये भी है। मेरी तरह बूढ़े की तरह आते कुछ भी पहन के, तो तुम लोग इतना सुंदर सुंदर क्यों पहन के आए हो? प्रश्न ये भी तो है ना, है? तो उसका तात्पर्य क्या है? सीधा सा, ठीक, कि भाई आप जब उत्तर को लिखते हैं तो शुरुआत ही क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी कैसे दिखती है? जब कोई नई चीजें दिखती है
तो अच्छी दिखती है। अब तुम जैसे मान लीजिए यहाँ पहन के ऐसे वाला तो उठा वाला पेंट नहीं आता है और लाल कलर का बाल, वैसे करके क्यों नहीं आए? मैं भगाया था वहीं से तुम लोग को, है ना भाई? ठीक है, तो वैसे ही जो उटपुटान चीजों का प्रयोग नहीं करना है, लिखना है मतलब ये है कि सभ्य भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सभ्य भाषा का मतलब होता है बेटा कोई रिपोर्ट वगैरह, ठीक। तीसरा है स्टिक टू वर्ड लिमिट एंड द लॉजिकल फ्लो, शब्द सीमा को ध्यान रखना है, जितना स्पेस दिया है उतने में ही लिखना है, इधर उधर अगल बगल में नहीं बनाना है। जो आपको बॉक्स दिया है बॉक्स से बाहर कोशिश नहीं करनी लिखने का, ठीक है बेटा? क्लियर रहेगा आज के बाद? वो जो आदत है ना कैसे लिखे अब समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक। चलो एक तो ये आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन में दिखाता हूं तुम लोग को, कोई भी एक क्वेश्चन ले लूं क्या ऐसे, है ना? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हूं, परेशान मत होना भाई, है ना? एक क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग, ऑनलाइन दिख रहा है ना बेटा आप लोग को? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने भारत में सहभागी लोकतंत्र को सुदृढ़ किया है, टिप्पणी करें। तो उत्तर कैसे लिखना देखो, परिचय कैसे लिखा है मैंने? सूचना का अधिकार 2005 एक ऐतिहासिक कानून है जिसका उद्देश्य भाषा शासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बस इतने में खत्म। अब कब लाए हो उसको 2 पॉइंट और लिख देना भले, ठीक। मुख्य बॉडी में क्या कहा मैंने आपको? तो जब भी मेन बॉडी रहना चाहिए तो इसमें सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी मतलब तो जवाबदारी, जिम्मेदारी, जवाबदारी, एम्पावरमेंट मतलब होता है बेटा सशक्तिकरण, ठीक है, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब होता है लोकतांत्रिक भागीदारिता। ऐसे करके 4 बिंदु लगा देना है, बताया था बुलेट में लिखना है, अब बगल में इसका ग्राफ बना देना। आप समझे बात को? फिर एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल के बाद कंक्लूजन लिख देना, ठीक। इसका एक बढ़िया सा कॉपी दिखाता हूं तुम लोग को, ये हिंदी में पूरा लिखा हूं, देखो एकदम प्रॉपर लिखा हूं, जो तुमको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? इसी का तुमको कॉपी दिखाता हूं तुम लोग को एक आध, ये देख। चल अब समझे कैसे लिखना होता है आंसर। देख शुरू में क्या लिखा है मैंने, 3 लाइन में एग्जैक्ट आपका शब्द लिखा है, जहां मुझे लगा हाईलाइट करूंगा इसको मैं। अब जैसे इसी को ही हम हाईलाइट करें, बोर तो नहीं लग रहा है ना? ये चीज काम का लग रहा है ना कि बोर लग रहा है? हाँ काम का है ही, तभी पढ़ा रहा हूं, बिना काम की चीजों को पढ़ाऊंगा क्या? तुम लोग को थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि आलिया भट्ट की शादी याद रखेंगे, अभी अभी क्या अभिषेक बच्चन से क्यों हुई, ये थोड़ी पढ़ा रहा हूं। उसी तो हुई है, कह रहे किससे हुई है? जिससे भी हो, मेरे क्या मतलब, मेरे घर के थोड़ी है हम लोग, है ना? ठीक, ये अनुच्छेद को अंडरलाइन कर दिया मैं, फिर राजनीतिक हस्तक्षेप को अंडरलाइन कर दिया मैं, ठीक। फिर देख बेटा, सकारात्मक पक्ष में 4 बिंदु लिखा हूं, नकारात्मक पक्ष में 3 बिंदु लिखा हूं, फिर उदाहरण प्रस्तुत किया हूं। तो उदाहरण में देख, नवाब रेबिया बनाम अरुणाचल प्रदेश केस, आप समझो बात को। फिर क्या किया, निष्कर्ष किया, और निष्कर्ष के बाद लिखा हूं आगे की राह। आप समझे बात को? कहीं पर थ्योरी, बड़े थ्योरी का प्रयोग मैंने नहीं किया है, ठीक। जहां जहां जैसे ये शब्द है, इसको मेरे को कंक्लूजन को 2 लाइन में क्या करना पड़ा, लिखना ही पड़ा, ठीक है। थ्योरी में बाकी सब पूरा फैक्चुअल है। देखो आप भी याद रखेंगे हमेशा आपका उत्तर, अब ये पहले ऐसी वाली कॉपी थी, अब सीधी आ गई तो लाइन बढ़ गया है, क्या दिक्कत है? इसको ऐसे कर दोगे लाइन बढ़ जाएगा, और क्या, ठीक है। याद रहेगा आज के बाद, समझ रहे ना? ठीक। एक और चीज देखते हैं अगले पॉइंट पर, है ना? दिख रहा है पैटर्न? अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिस्कस या क्रिटिकली डिस्कस। प्रश्न क्या हुआ, डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस, ठीक है, ये भी प्रश्न है आपके पास। अब ये बताओ मुझे, क्रिटिकली डिस्कस या डिस्कस का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन समझ आ रहा है बेटा? हाँ बोलते रहना ना, ठीक है। बताओ डिस्कस और क्रिटिकली डिस्कस का मतलब क्या हुआ? डिस्कस मतलब समझते नहीं समझते हो जी? है, हाँ चर्चा करें, आलोचनात्मक चर्चा करें, ऐसा करके नहीं पूछता है। तो देख, जब भी डिस्कस पूछे तुमको ध्यान रखना चीजों को, तो डिस्कस का मतलब है चर्चा कीजिए, और चर्चा कीजिए मतलब होता है
दिए गए विषय पर विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या प्रस्तुत करना है। चर्चा करना, जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, कि एक प्रश्न अभी चल रहा है भारत में, और प्रश्न क्या है भाई, ठीक है, कि जैसे इंटरकास्ट मैरिज पर अपने विचार या अपनी चर्चा कीजिए भारतीय परिदृश्य में। अब चर्चा मतलब जैसे इंटरकास्ट मैरिज तो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, सबके लिए खराब भी नहीं हो सकता, नहीं समझे बात को, ठीक है। जैसे ये है, ये चाहता है कि इंटरकास्ट मैरिज कर ले, ये चाहता है ये भी कर ले, ये चाह रहे नहीं करे, सबका अपने व्यक्तिगत चॉइस है ना। तो विश्लेषण कैसे करते हैं बेटा, ध्यान सुनना। विश्लेषण का मतलब होता है उसका पक्ष जानना, उसका तर्क जानना, उसका तथ्य जानना और उसका दृष्टिकोण जानना, ये विश्लेषण है। अब जैसे मान लीजिए, अब इंटरकास्ट मैरिज में नहीं बोलूंगा भाई, वो थोड़ा सा सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, व्यक्तिगत चॉइस का मुद्दा है। अब एक और ऐसी, सर्दी में आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, टिप्पणी करे, चर्चा करे, ठीक है। सर्दी में आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है, कल खाया उसी का परिणाम है, ठीक है। अब समझो आपको, ठीक। अब भाई अब सामने दिखेगा कैसे नहीं खाएगा आदमी, अब कल जो होगा ऐसे करके, है ना, ठीक। अब देख, तो विश्लेषण क्या होगा, आगामी दिवस पर रुमाल हाथ में रहेगा, है, नाक से गंगा जब बहेगा, ठीक है, विश्लेषण है। अब विश्लेषण में पक्ष क्या है, ठीक है, पक्ष में क्या है कि आंतरिक संतुष्टि मिलती है, मुंह का स्वाद बनता है ना, वो तर्क है ना भाई। उसके बाद इसके पक्ष क्या है, पक्ष तो मतलब, उसके बाद तथ्य क्या है, अगले दिन याद रखेंगे वही जो आंतरिक क्या है, खुशी है, वो याद रखेंगे द्रवित होकर नाक से निकलती है ना। तो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करना, जो बहुत बेसिक तथ्यों से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी आपको चर्चा करने कहे, उसके तथ्य को, उसके महत्व को, उसके मूल्य को स्पष्टता आपको परिभाषित करना होगा। और जब हम तर्क कहते हैं ना बेटा, तो तर्क दो प्रकार के होते हैं, एक साथ के भी होते हैं और एक विपक्ष के होते हैं, समझे बात को। तर्क कभी भी एक डायमेंशन नहीं हो सकता, मैं क्या कहा, तर्क कभी भी एक डायमेंशन नहीं हो सकता, तर्क सदैव दो डायमेंशन का होगा, समझ रात को। जैसे मैं कहा ना, आइसक्रीम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तर्क दो है इसके। अगर मैं नहीं खाया था रात को, तो रात भर में वो आता कि बढ़िया, याद रखेंगे सीताफल वाला आइसक्रीम था, दोस्त लोग खा लिए, मैं नहीं खाया, हो सकता है मेरा पेट नहीं पचता हूं कल रात को, है। ये तर्क का एक पक्ष है। दूसरा विपक्ष क्या होगा, इतनी ठंडी में खाएंगे गला बैठ जाएगा, नाक बह जाएगा, बुखार आ जाएगा, ऑफिस को जाएगा, ऑफिस में जाएगा तो याद रखेंगे घर वाले भगा देंगे, ठीक है। तो वो तर्क का दूसरा पक्ष आ गया। कंसेप्ट समझे बात को, है ना। तो मैं बेसिक एग्जांपल से तुमको समझा रहा हूं, कोई प्रश्न नहीं समझा रहा हूं अभी, ठीक। तीसरा जो बिंदु है बेटा याद रखना इसमें, वो है दृष्टिकोण। में हमेशा कहते हैं दृष्टिकोण मतलब आप क्या विचार रखते हैं, क्या दृष्टिकोण, समझ, फिलॉसफी। अजय ये बताइए क्या दिख रहा है तुम्हारा दृष्टिकोण, बताओ क्या दिख रहा है, हैं? रिमोट दिख रहा है, रे क्या दिख रहा है, एक करिया कलर का प्लास्टिक है जिसको याद रखेंगे इसे ढाल दिया गया है, और जब इसके ऐसे पलट कर देखते वो बटन लगा दिया गया, तो बटन स्वाभाविक सी बात है किसी कैमरे या किसी टेलीविजन या किसी को कंट्रोल करने के लिए होगा, और इसलिए कंट्रोलिंग मशीन का नाम रिमोट दे दिया गया, दैट्स ऑल। अब समझे बात को, क्लियर रहेगा। इसको कहते हैं दृष्टिकोण। अब दृष्टिकोण सबकी अलग अलग हो सकती है, अभी याद रखेंगे। गांव की अम्मा को ऐसे पूछोगे क्या है, ठीक है, तो गांव की अम्मा कैसे बताएगी, याद रखिए रिमोट है, क्लियर रहेगा, है ना। तो उसका दृष्टिकोण है, ठीक। अब गांव की अम्मा कैसे बताएगी पुश करना है कि पुल करना है, उसको धकेलना और खींचना लिखना पड़ेगा भाई, है ना। तो उसका दृष्टिकोण है, क्लियर। चलो, किसी को व्यंग नहीं था भाई, ये मजाक था ये।
है ना, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर किसी के व्यक्तिगत जीवन को हम पिंच नहीं कर रहे हैं। यदि उपर्युक्त हो तो पक्ष और विपक्ष दोनों को रखें, इसमें निजी मत आवश्यक नहीं होता है। निजी मत का मतलब तुम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्या सोचते हो, आपके उत्तर में नहीं आना चाहिए। व्यक्तिगत दृष्टिकोण समझते हो, मतलब जो सार्वभौमिक है ना बेटा, सार्वभौमिक समझता है, जैसे बहुत सारे लोग स्कॉलर बुद्धिजीवी लोग मानते हैं, उसको आप लोग तर्क मान के चलेंगे। नहीं समझे बात को? ठीक है, क्लियर रहेगा ना? ठीक है। अपने स्वभाव के आधार पर लिख देना अच्छी बात है, बट उत्तर तभी अच्छा कहलाता है जब वो आपके और सामने वाले के विचार के बराबर हो। समझ रहे हो आपको? अब जैसे वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की आजादी है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि बीच रोड में याद रखेंगे ड्रिंक करके, ड्रंक होकर, ठीक है, गाड़ी के ऊपर बोनेट में बैठकर किसी गरीब आदमी को ठोक के निकल जाओ और साउंड पूरा लगा दो कि सामने वाला परेशान हो जाए। ये तो स्वतंत्रता नहीं है ना। और ऐसे लिखोगे तो ये तो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, बोले वो चलेगा क्या? नहीं है ना। तो लिखना कैसे है कि अपने मत को थोड़ा कम रखना और सार्वभौमिक जो सब लोग सोचते हैं उस मत को रखने की कोशिश करना। ठीक है, क्लियर रहेगा? अब उद्देश्य है, उद्देश्य दिखाना कि अपने विषय की गहराई से समझा है, इसके विभिन्न पहलुओं को पहचानते हैं और उसके तार्किक और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, मतलब उद्देश्य मतलब गोल, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं बेटा? जब हम लोग उद्देश्य कहते तो जैसे तुम यहां पढ़ने आए तो कोई उद्देश्य होगा कि पापा बोले इसलिए आ गए, या ऑनलाइन तुम लोग जो बैठे हो बेटा, है ना, अलग अलग जगहों से, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पढ़ने आए हो तो क्यों पढ़ने आए हो? कोई उद्देश्य लेके आए होगे कि बेरोजगार थे इसलिए आ गए हो? है कोई उद्देश्य? क्या उद्देश्य है भाई यहाँ आने का? या मुझसे पढ़ने का, सीजीपीसी की तैयारी करने का? अरे कोई तो उद्देश्य होगा जीवन में, है भाई? आर्थिक सक्षमता चाहिए आपको, है, सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए आपको, फ्यूचरिस्टिक बेस पर आपको याद रखेंगे एक बैलेंसिंग लाइफ चाहिए आपको, और भविष्य की सुरक्षा भी चाहिए आपको, और सुरक्षा के साथ पूर्ण सम्मान भी चाहिए आपको, तभी तो आए होंगे यहां पर। यह मूल उद्देश्य है। फिर गाड़ी में लाल बत्ती लगाना सेकेंडरी है, समझ रहे आपको? ये याद रखेंगे, अपने कार्ड दिखाकर याद रखेंगे, धौस दिखाना अलग बात है, वो सेकेंडरी है। ये याद रखेंगे, टेबल के नीचे 5 लाख रुपए लेना वो सेकेंडरी बात है। समझे बात को? मूल उद्देश्य क्या है? पहले वो उद्देश्य का मतलब है कि जो विषय को आप लेकर आगे उस पर लिखना चाहते हो। समझे बात को? ठीक, अगले पॉइंट पर है, ध्यान सुनना। सारे सब्जेक्ट को ऐसे दिखा देता हूं, कौन कौन से शब्द होते हैं, है ना? ठीक, अब देखो ध्यान सुनना, ये बहुत सारी बातें हैं बेटा, इसको कितना सारा बताऊंगा ऐसी में तुम लोग को। ठीक है, अब डिस्कस एक शब्द आता है, डिस्कस। ठीक है, डिस्कस को एक बात में छोड़ते हैं, चलो इधर लिखते पहले। क्या बहुत सारी चीजें इसमें मैं लिख दिया हूं, है ना? ये देखो मेरा पैटर्न देखो इसमें तुम लोग। ठीक, भारत में रोजगार सृजन की वर्तमान स्थिति पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यक सुधारों पर अपनी राय प्रस्तुत करें। मैंने 2.5 लाइन में याद रखेंगे, इंट्रोडक्शन दे दिया। भारत में रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। देश की युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है और हर वर्ष लाखों नए रोजगार की मांग होती है। वर्तमान स्थिति में बेरोजगारी दर, रोजगार की गुणवत्ता और स्वरोजगार के अवसरों का विश्लेषण आवश्यक है। अब उसके बाद सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलू, संतुलन की चुनौती क्या है और सुझाव क्या है, और लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या है। देखो एक ही उसमें सारी चीजें आ गई मेरी। ठीक, एक आध और क्वेश्चन दिखाया तो अभी देखो, एक होता है एग्जामिन करना। एग्जामिन समझते हो बेटा क्या होता है? एग्जामिन करना, क्रिटिकली एग्जामिन करना। पहले मतलब एग्जामिन का मतलब क्या होता है? परीक्षण। क्या है? परीक्षण। परीक्षण कभी देखो ना क्वेश्चन कैसे आता है, एक आध क्वेश्चन दिखाता हूं। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, परीक्षण करें। दूसरा प्रश्न, मिड डे मील योजना ने ग्रामीण शिक्षा को सशक्त किया,
परीक्षण करें। तीसरा, ग्लोबल वार्मिंग भारत केवल पर्यावरण नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी है, परीक्षण करें। चौथा क्वेश्चन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की व्यवहारिकता और इसकी प्रभावशीलता का परीक्षण करें। जनधन योजना ने भारत की वित्तीय समावेशन नीति की नई दिशा दी, परीक्षण करें। आप समझा आपको? और एक होता है क्रिटिकली परीक्षण करना, मतलब आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो परीक्षण कैसे करना है, प्रश्न ये ना, परीक्षण कैसे करना है? तो वही हमेशा की तरह चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए। देख भाई, परीक्षण का अर्थात है निर्देश का तात्पर्य किसी विषय, अवधारणा या नीति की गहराई से जांच विश्लेषण करना है। जैसे एक एग्जांपल, मम्मी ने मान लीजिए कहा कि मुरली जा छत में जाके गेहूं को देख के आना और सूख गया होगा तो उसको ले आना, ऐसे उन्होंने कहा। तो जाके तुरंत धर के ले आते हो क्या? क्या करते हो? पहले देखते हैं नरम है क्या, गीला है क्या। नहीं ना, फिर गीला ले आए तो यार उसी गीला वाले डंडे से तुमको पिटाई पड़ जाएगी। इट डजंट मैटर मम्मी के सामने तुम क्या हो, दुनिया में तुम क्या हो, उसको उनको क्या मतलब है ना। उनका कुटेला तो अपने आप में हमेशा तैयार है, ठीक है। अब समझना बात को, ठीक। तो ऐसा साहब कि जब भी एग्जामिन कहे ना बेटा, तो एग्जामिन का मतलब होता है, परीक्षण का मतलब होता है हम उसे तथ्यात्मक तरीके से, तुलनात्मक तरीके से उसकी जांच करें। समझ आपको? तो हम क्या करेंगे, पहले उसको छूक देखेंगे, गीला है क्या। गीला है तो नीचे आएंगे, फिर मम्मी को समझाएंगे कि नहीं मम्मी गीला था इसलिए मैंने कुछ देर के लिए रोक दिया है, मैं 5:30 बजे फिर जाके ठंड के पहले उठा के डब्बे में पैक करके उस वाले रूम में रख दूंगा। ऐसे होगा ना। अब तूने याद है कच्चा ऐसे डब्बा में डाल दिया, तब क्या होगा, है सैलाब आएगा फिर, है समझ आपको? ठीक। तो देख, एग्जामिन का मतलब है विषय, अवधारणा, नीति की गहराई से जांच करना और विश्लेषण करना। मैं बार बार कह रहा हूं, आज ही भेजूंगा इसको मैं, और सब बच्चे इसको आज रात भर में पढ़ोगे किसी भी स्थिति में, ठीक है। इसमें प्रश्न में निहित तथ्यों और आयामों को तर्कसंगत ढंग से अनपैक करना, मतलब अनपैक करना मतलब खोलना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस बहुत हो गया ये, जैसे हिंदी में है क्या कहती है, हाँ ठीक। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, इसका परीक्षण करें, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है बेटा, भारतीय संविधान न केवल एक लिखित दस्तावेज है बल्कि यह समय समय पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के अनुरूप संशोधित होकर जीवंत रूप धारण करता है। संविधान की संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 से इसे युगानुकूल बदलाव के लिए सक्षम बनाती है और 1950 से लेकर अब तक संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं। कारण ये 2 3 लिख दिया हम लोग, और लास्ट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना सिद्धांत के माध्यम से संविधान के मूल तत्वों की रक्षा करते हुए भी इसे आधुनिक आवश्यकताओं से जोड़ने की अनुमति दी है। अतः भारतीय संविधान एक गतिशील और जीवन दस्तावेज है जो लोकतंत्र को स्थिरता और विकास दोनों प्रदान करता है। परीक्षण का मतलब मैं ये जांचना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, वाक्य दिया गया है, वो मेरी नजर में कितना परफेक्ट है। अगर उसने कहा है कि है, मान लीजिए ऐसे जीवन दस्तावेज है, मुझे प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है कि हाँ ये जीवन दस्तावेज है। आप समझे बात को? अब इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लेते हैं, और जैसे मान लीजिए, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें अब क्रिटिकल एनालिसिस बोल दिया बेटा, मान लीजिए, है ना, एनालिसिस नहीं, मान लीजिए इसी में है, एग्जामिन को क्रिटिकल एग्जामिन बोल दिया, ठीक है। तो क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब हो गया दोनों पक्ष को देखना, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमने कहा था आपको कि भारत एक जीवन दस्तावेज है, हमारा भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। तो आप जीवन दस्तावेज में क्रिटिसाइज कैसे करें, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना कैसे करें, तो आलोचना यह होगा कि समय समय पर, ठीक है, संविधान संशोधन कर क्षेत्र, जाति या
किसी धर्म विषय पर संविधान का प्रतिरूपित हो जाना जो भारतीय पंथ निरपेक्षता को चोटिल करता है। समझे बात को? विविध संस्कृति होने के बावजूद एक रूप या एक समानता संस्कृति को थोपना भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। तुम धोती पहनता है, तुम जींस पहनता है, अब मैं मान लीजिए कुछ और पहनता है, सबका अपना अपना है, सबके लिए ऐसे कह दिए सब लोग धोती पहनो, तो धोती कैसे पहने? बोचक जाएगा, दिक्कत हो जाएगा धोती। अब भाई आएगा तब तो धोती पहने है। अब मेरे तुम कहोगे कि वो लाल बाल करा लो सर, तो करा पाऊंगा क्या? घर में चेहरा नहीं देख पाऊंगा अपना मैं। भाई तो सबका अपना अपना, वो बच्चे लोग करा है अपना, उनका इच्छा, ऐसे हरा नीला ऐसे कराते नहीं, बढ़िया ठीक है, अलग से दिखते हैं, याद रखेंगे एलियन टाइप से, है ना, तो वो उनका इच्छा है भाई। क्लियर है? इसी को बोलते हैं अपना परीक्षण करना, क्रिटिकली एनालिसिस करना। ठीक है, उसको वो मुझे देख के कहता होगा क्या सर ऐसी पहनते हो, कुछ नहीं ऐसी डोकरा टाइप से रहते हो, तो उसका वो फिलॉसफी है। मेरी फिलॉसफी है कि ऐसा अगर मैं पहन लिया कपड़ा तो घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मेरा ड्राइवर भी याद रखे मेरे गाड़ी में बैठाएगा, चल भाग बोल के, नहीं समझा आपको? तो ये भी हो सकता है। ठीक, क्लियर रहेगा? तो आप समझिए बेटा, तो इसको बोलते हैं एग्जामिन एंड क्रिटिकल एग्जामिन। एक और होता है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विश्लेषण। क्या होता है विश्लेषण करना? मतलब सीधी सी बात है, उसके तथ्य उसके प्रमाणों के साथ उसको प्रूव करना तुम्हें, और क्या? विश्लेषण का मतलब और क्या है? एक क्वेश्चन में दिखाया तो तुमको मैं। ठीक, ये जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, ठीक है, इसका विश्लेषण करो तो कैसे लिखना? देख बेटा, नई शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे 34 वर्ष के अंतराल के बाद शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के उद्देश्य से 20 जुलाई 2020 में घोषित किया गया नीति 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिसे अनुच्छेद 21A और टिकाऊ विकास लक्ष्य 4 को केंद्रित कर बनाया गया है। स्कूली शिक्षा में क्या सुधार किया, उच्च शिक्षा परिवर्तन में क्या हुआ, कौशल विकास में क्या किए, और डिजिटल में क्या किए, ये विश्लेषण है। एनालिसिस का मतलब कौन कौन से क्षेत्र में परिवर्तन किए हो। ठीक, जैसे कि एग्जांपल और, बोरेबासी छत्तीसगढ़ की जान है, विश्लेषण करो। चाह बता, मैं ऐसे ऐसे प्रश्न बोलूंगा जो जीवन के आपके बहुत बेसिक आयाम है। चल बोल, अंगाकर रोटी और बोरेबासी छत्तीसगढ़ की जान है, विश्लेषण करिए। खाए हो जीवन में? सही में खाया होगा अंगाकर रोटी, परसापान वाला? नहीं खाया रे? भिलाई वाले कुछ नहीं जानते तुम लोग, सब गधे होते तुम लोग, है ना? ऐसे ही क्या? हाँ, चलो बताओ, अरे विश्लेषण कर इसका। ये देख, तो देख बेटा, ऐसे जब विश्लेषण आता है ना, ये सोचना है तुम्हें कि आखिर बोरेबासी और अंगाकर को छत्तीसगढ़ का मूल व्यंजन क्यों कहा गया है, ऐसे सोचो। ठीक, क्लियर रहेगा? तो ऐसे लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़िया किसान और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये व्यक्तित्वों ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की निर्भरता के आधार पर उनके भोजन के आयाम में विभिन्न प्रकार के विटामिन और प्रोटीन के साथ साथ, ठीक है, उनके बल उत्पादन तत्वों के लिए जिस व्यंजन का निर्माण छत्तीसगढ़ के लोगों ने सामान्य, अति सामान्य और सरल तरीके से बनाने का प्रयोजन किया, वह प्रयोजन उनके दैनिक जीवन का आधार बनी, जो अंगाकर रोटी और बोरेबासी कहलाई। ठीक, पैराग्राफ चेंज किया, अब एक एक करके बिंदु लिखना है। बोरेबासी क्या, बेसिकली याद रखेंगे, सुबह हम लोग को जाना पड़ता था खेत, समझे बात को, इसलिए याद रखेंगे गरम भात ले जाएंगे तो खराब हो जाएगा, इसलिए उसको डुबा के ले जाते थे सुबह, क्या पी के, पेज पी के। आप समझा तो कि दोपहर में जाते थे पेज बेरा में, तो कम से कम वो मिलेगा तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अंगाकर रोटी इसलिए खाते कि एक बार खा लिए तो दिन भर के लिए आपको भूख नहीं लगेगा। भोजन नहीं था ना छत्तीसगढ़िया लोग के पास बहुत ज्यादा,
नहीं समझे बात को? इसलिए ऐसे व्यंजन यूज करते थे जिससे याद रखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भूख मिलने लगे हमें। आप समझा बात को मूर्खो? ठीक है, क्लियर रहेगा? तो ऐसे समझने की कोशिश करना बेटा, कोई भी प्रश्न है तो उसको विश्लेषण कैसे करना है। आपको सिद्ध करना है कि वो जो सत्य है वो सदा सदा ही क्या है, सत्य है, और सत्य के लिए तुम्हें प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ेगी। समझे बात को? है ना? कोई एक आध टैग लगा देना, ठीक है, 1 मई बोरेबासी दिवस, बोरेबासी दिवस, और छत्तीसगढ़िया और बोरेबासी के बीच में, ठीक है, अटूट रिश्ता रहा है यथा काल से लेके वर्तमान। ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है, मैं कह रहा धीरे धीरे आएगा। ठीक, तो अब समझ आया आप लोग को? तो ये है उत्तर को लिखने की अपनी एक शैली। मैं और शैली के सारे डायमेंशन भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है? एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, तमाम चीजें क्या होती है, सारी चीजें भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, समझ आया थोड़ा बहुत कि प्रश्न का डिमांड कैसे फुलफिल करना होता है? ये सुनो, ठीक, पक्का? चलिए तो आज आगे बढ़े फिर। ठीक, एक बार कुछ डाउट पूछो भाई, मतलब मेरे को लगता है कि डाउट आना चाहिए, और डाउट जितना आएगा इतना मजा आता है। चलो पूछो, पूछो बेटा ऑनलाइन, बोल लग रहे क्या रे? बताइए प्लीज बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर उसके बाद ना टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, है ना? ठीक है, जैसे कि अपन लोग को वो हर क्वेश्चन में परीक्षा ऐसे करके लिखना जरूरी एक है सेकंड सर? बेटा, एक सेकंड, इन लोग का एक बार डाउट आ जाने दे पूरा, है ना? इन लोग का भी और तुम्हारा, फिर दोनों मिला के एक सब बोल दूंगा मैं। प्लीज कमेंट, ऑल गुड और नॉट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो दिखाया तुम, ठीक? ऐसे क्वेश्चन पूछो ना बेटा, है ना? देखो ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो क्या करके हम देखते हैं। चलो इधर मैं कुछ और पीडीएफ दिखाया था, है ना? क्योंकि आज के टॉपिक में मेरी कोशिश यही रहेगी कि सारी चीजें एक बार आपको तैयार तो हो जाए पहले, है ना? कहीं पे है क्या बेटा प्रिंट कंटेंट, है ना? इसमें नहीं है क्या? मैं रुको एक सेकंड दे रहा हूं आपको, रुकिए। ठीक है, वो भी दिखाया था कि कैसे सिंबल्स बनते हैं। 2 मिनट रुकिए। ये देखो इसमें से दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट रुको।
ये देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, ठीक। ये सब छोड़ो, देखो टेम्पलेट्स वगैरह कैसे लगते हैं बेटा, दिखा रहा हूं आप लोग को, है ना। इधर देखो, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको मैं। देखो इस पे है ना, जैसे ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए लिटरेसी रेट पूछा है, साक्षरता दर, तो हमें पता है फीमेल का कितना है, मान लीजिए 65%, मेल का कितना है 82%, और इंडिया का कितना है 74%। तो आपको ग्राफिकली ऐसे दिखाना होगा। आप समझे बात को? थ्योरी में लिखने के, क्योंकि बता रहा हूं मैं, फिर कह रहा हूं आपको, आपके उत्तर का एक ही आधार है कि सामने वाले तुम्हारे उत्तर को पढ़ लिया तो तुम्हें नंबर मिलेगा, नहीं पढ़ा तो वही आधा नंबर लेके चलो अपना। पढ़ेगा तब जब आप उसको दिखाओगे। क्लियर है? दूसरा, जैसे देखो बेटा, परसेंटेज ऐसी आया तो ऐसे बना के रखना है। अब मान लीजिए कुछ एक तरीका ये है, जैसे 20 करोड़ है हमारे एडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, ठीक। तो ये क्या लिखा है हमने, 20 करोड़ है, 30% ऑफ द वर्ल्ड इलिटरेट पीपल इन इंडिया, मतलब दुनिया के 30% असाक्षर लोग भारत में रहते हैं। तो देखो कैसे दिखाया मैंने। फिर स्कूल एजुकेशन, ठीक है, तो इसमें कैसे लिखा बेटा हमने, 70% ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, 50% ऑफ टोटल एनरोलमेंट, मतलब 70% गवर्नमेंट स्कूल्स में 50% क्या है, एनरोलमेंट है। 22% जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 35% एनरोलमेंट है। ये दिखाने का तरीका है। फिर एक मैंने दिखाया ये जैसे है कि ओवरऑल भारत में कितने बच्चे किस श्रेणी में अपने आप को पंजीकृत किए हुए हैं। थ्योरी में लिखेगा मजा नहीं आएगा, तो इसको देखो मैंने कैसे एक ग्राफ बना दिया। हायर एजुकेशन में 2.8%, सॉरी 28% बच्चे आते हैं। अपर प्राइमरी में 93% बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। 7% लोग बस नहीं जा पाए हैं आज तक। 90% लोग अपर प्राइमरी में जाते हैं। 77% लोग सेकेंडरी स्कूल पास करते हैं। 56% लोग सीनियर सेकेंडरी पास करते हैं। और हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 28% लोग करते हैं। इसमें पूरा एक साथ आ गया, मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। और मैं लिटरली कह रहा हूं, यही वो देखेगा तुम्हारा आंसर चेक करने वाला, ठीक। एक जैसे और है बेटा, ठीक है, हमारे यहाँ ये मान लीजिए एक और है, इसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, पीपल टीचिंग, और ऐसे बहुत सारे, सब तो एक ही जैसे लग रहे हैं। ये एक तरीका ये है, मेल और फीमेल का इनरोलमेंट कितना होता है, इनरोलमेंट मतलब पंजीकरण, ठीक है, फीमेल का 49% और मेल का 51%, ऐसे दिखा दिए, ठीक। ये भी एक तरीका हो सकता है, ये ग्राफिकल तरीका। एक और जैसे तरीका है, जैसे जियोलॉजिकल, इस आपको दिखाना है, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, LW समझते हो बेटा, मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कैसे वाम मार्गी प्रभावित जिला, माओवाद प्रभावित जिला, ठीक है। तो देख 2023 में कितना है, 125 जिला, और 2024 में 38 जिला। तो देख कैसे किया, इसका वाला ग्राफ को बड़ा कर दिया, इसका वाले को छोटा कर दिया। आप समझे बात को? एक तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका है, इसको कहते हैं पाई चार्ट। क्या कहे, पाई चार्ट। अब इसमें 50% 50% से कम, उसको लिख दिए। तीसरा तरीका है इस तरीके से यूज करना, जैसे ये 23 का ग्राफ और ये छोड़ दिए, मतलब आप दिखाने की कोशिश करना कि 24 में संख्या बढ़ गई कि घट गई, और 23 में कम है कि ज्यादा है। इसको सिंबॉलिक या जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ठीक। एक और पॉइंट है भैया, जैसे ये एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक पूछा है आपको, एनुअल एलोकेशन असिमेट्री, ठीक है, मतलब ये समझ के चलना, इंडिया में 2% है और चाइना में 6% है। तो ये दिखा दिया, देखो साइज देखो दोनों का अलग अलग है। एक पॉइंट ऐसे भी दिखा सकते हो ग्राफ में, ठीक है, मान लीजिए 5000 और 1000, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे बांट देते हैं। मैं ऐसे ग्राफ बांट दिया घटते हुए क्रम पर, ठीक है। उसके बाद भारत का मैप पूरा नहीं बनाना, ऐसे ही बनाना है, छत्तीसगढ़ का मैप भी ऐसे ही बना के रखना है, ठीक। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए, एक तरीका ये भी है ना, बहुत सारे तरीके मैंने डेवलप कराए हैं इन सब चीजों को लेकर। एक तरीका ये देखो, एक तरीका ये है, देखो बहुत सुंदर सा, ये देखो यहाँ पर सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे बना दिया हूं जानबूझ के। मतलब ये है बेटा, सेवा क्षेत्र, टाई लगाया उन्होंने,
सेवा मतलब व्हाइट कलर जॉब, ठीक है। इंडस्ट्री है तो बिल्डिंग बना दिया हूँ, और मैन्युफैक्चरिंग मतलब मजदूर लगा दिया हूँ। समझ गए बात को, ठीक। और सबका देखो, सर्विस सेक्टर में 53% है आज, 25% लोग किस में है भाई, इंडस्ट्री में, 14% लोग किस में, मैन्युफैक्चरिंग में। अब समझे बात को, तो ये दिखा दिए। एक तरीका ये भी हो सकता है। दूसरा तरीका, जैसे कोई चीज दिखाना है बेटा आपको, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस दिखाना है तो ऐसे इंटरनेट का। दूसरा दिखा दिए किसको, ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन टाइप से दिखा देना है। और टेक्नोलॉजी को ऐसे सेमीकंडक्टर जैसे दिखा देना है, चिप जैसे, है ना। इसी सबको सीखना है भाई, आप लोग को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारे बना के रखे हैं मैंने आप लोग के लिए, ये सब आप ही लोग के लिए है, ठीक। जितना आप देख रहे हैं सब आपको लिखे है, ठीक। अब यही कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने विषय पे, उसको आपके ऊपर है भाई, ये चीज तो है ना, ठीक है। आप समझ आए बात को, ठीक। तो ये एक और तरीका है बेटा, ग्राफिकली आप अपने अनुसार से बनाना। आप लोग तो ऐसे भी बहुत माहिर हो आज की, देखो एकदम बढ़िया सा और दिखाता हूँ, देख बहुत अच्छा ग्राफिक्स ग्राफ्स है यहाँ पर, देखो ये देखो ग्राफ को देखो, चाइल्ड मैरिज वाला दिखा दिया है ना। इसके बाद ये दिखा दिया, ये टोपोग्राफ बोलते हैं बेटा इसको कई बार हम लोग, ठीक है। टोपोग्राफ के बाद ये देखो, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक। ये छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं। अब जैसे रेप केस है बताया, 93% ऑफ द रेप बाय द नोन पर्सन। ये कहा गया है कि दुनिया में, भारत में 93% जो बलात्कार होते हैं उसमें, सॉरी 100% बलात्कार होते हैं, उसमें 93% लोग ऐसे होते हैं जो उस बालिका, उस महिला के परिचित होते हैं। तो उसको कैसे दिखाए, अब देखो ये कितना इंपैक्ट डालेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, हाथ पकड़े हुए दिखा दिया, प्रैक्टिस करना है भाई आपको। फिर आपको बताया मैं आपको कि 20% सेक्सुअल असॉल्ट क्राइम्स, ठीक है। अब ये भी दिखा दिया मैंने आपको, 30% केसेस डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब 31% घरों में घरेलू हिंसा होती है हमारे यहाँ। 87% महिलाएं किसी न किसी तरीके से सेक्सुअल असॉल्ट होती है अपने जीवन में एक न एक बार। समझे बात को, ये सब चीजें कैसे सिंबॉलिक बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अब देखो 23% लड़कियां ऐसी है भारत में आज जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम में शादी हो गई है, तो ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद दिखा दिया बेटा हमने हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज कहाँ है, 40% कहाँ पे, बिहार में। बिहार का मैप दिखा दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। और उसके बाद याद रखेंगे 30% केसेस क्या हुए, लीगल एक्शन हुए हैं, तो लीगल एक्शन का दिखा दिया मैं ऐसी, ठीक। फिर यहाँ पे देखो आप लोग 70% महिलाएं रेप का केस ही दर्ज नहीं करती हैं, ये दिखा दिया। 30% महिलाएं कर रही है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। ये दिखा दिया वुमेन इन द इनफॉर्मल वर्क, 70% महिलाएं जो अब गैर पंजीकृत संस्थानों में कार्य करती है, जैसे घर में आपके काम करने को आ रहा है, ये कहीं और पे, तो ये गैर पंजीकृत है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर 18% ऑफ करंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द जीडीपी, महिलाएं सिर्फ भारत में 18% अपनी जीडीपी कंट्रीब्यूशन दे रही है, ये भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक। अब अलग अलग तौर पर आप देखें तो देखो यहाँ जेंडर गैप देख लो 68% का है, ठीक। ऐसे कितने सारे ऐसे सिंबल्स मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अब ये जैसे एक है यहाँ पे देखो, ओरल सेक्स रेशियो कितना है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, 120 वर्सेस 100, 129 वर्सेस कितना 1000, ठीक है। और 71 वर्सेस फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेशन है, मतलब भारत में हर महिला औसतन 71 वर्ष जीती है, तो वो दिखा दिए हम लोग। आप समझे बात को, आपको सिंबल्स धीरे से सीखेंगे आप, है ना, एकदम से नहीं, क्योंकि मैंने तो एक साथ लिख दिया पूरा, ठीक। फिर इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, बढ़िया बढ़िया शब्दों का प्रयोग करना। जैसे एक एग्जांपल है पिंक प्रोडक्टिविटी। अब तुम लोग क्या कहते हो, वुमेन पार्टनरशिप, मैं हिंदी बोलता हूं, भारतीय महिलाओं का अगर सेवा और उद्योग क्षेत्र में भागीदारिता बढ़ेगी, जिससे भारत में, ठीक है, जीडीपी या उत्पादन बढ़ेगा, जिससे भारत की समृद्धि होगी। मैं एक शब्द कहूंगा पिंक प्रोडक्टिविटी, दैट्स ओवर, मतलब गुलाबी उत्पादकता। एक शब्द में खत्म हो गया मेरा पूरा सेंटेंस, समझे बात को, मतलब महिलाओं के द्वारा उत्पादित करने वाली वस्तुओं को मैं पिंक प्रोडक्टिविटी का नाम देता हूं। मैं हिंदी भी दूंगा, परेशान मत होना इसके लिए, ठीक है। एक शब्द मैंने कहा बेटा आपको याद रखेंगे, वो है आपका बेटी बैंक। रोटी बैंक तो सुना था, बेटी बैंक क्या होता है आप समझे आपको। एक मैंने दिया टेक फॉर हर, मतलब तकनीकी हर किसी के लिए, हर बच्ची के लिए, ठीक है। जैसे घर में मान लीजिए बहुत से कि पिता लड़का है, उसको एक लड़की है, तो मोबाइल लड़के के हाथ में जाएगा, लड़की के हाथ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भाई, लड़की कौन सा गुनाह करके बैठी है समझो बात को। तो ये पॉइंट आ गया, तो इसको कहते हैं टेक फॉर हर, मतलब तकनीक हर व्यक्ति का अधिकार है,
तो मैंने टेक फॉर हर लिख दिया इसको। ठीक, उसके बाद लिख दिया गतिगण। ठीक है, अब गति मतलब क्या है? ग्रोथ है, एग्रेशन है, टेक्नोलॉजिकल है और इनोवेशन है। ऐसे शब्द यूज कर दिए मैंने, हिंदी में बता दूंगा भाई, इसको परेशान मत होना। ठीक, उसके बाद एक मैंने कह दिया बेटा, जैसे एक आता है फेमिनिस्ट फॉरवर्डिंग, या उसको हिंदी में कह दूं मैंने, जैसे कि क्या, सहेली सेफ्टी स्टेशन, मतलब हिंदी समझ रहे हो? स्टेशन मतलब स्टेशन, रेलवे स्टेशन रे वैसे स्टेशन है। सहेली सेफ्टी स्टेशन क्या होता है? तो ये शब्द क्या है? जैसे एक शब्द यूज कर रहे हो आप लोग, मान लीजिए कि सरकार को महिलाओं को सुरक्षा के लिए जगह जगह पर केंद्र खोलकर उन्हें उपलब्ध जो भी सुविधाएं हैं उसे प्रदान करना। मैं कहा सीधे सहेली सेफ्टी स्टेशन, वन स्टॉप सेंटर, सखी परियोजना। आप समझे बात को? तो इसको कहते हैं बेटा हम लोग कीवर्ड्स। बहुत सारे कीवर्ड्स है ऐसी, ठीक है, तमाम है, इस चीजों को छोड़ो अभी। ठीक, अब समझ आया बेटा ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? तो आपके आंसर में चीजें आएंगी अब, पक्का एकदम ना? ठीक, तो टॉपिक की शुरुआत की जाए अब, है ना? चलिए चलिए, अब समझ आया बेटा? ऑनलाइन जो बोला मैंने आपको क्लियर हुआ?